पीडीएम की 13 जमातों के तजर्बाकार मिलकर भी इमरान खान का बाल बीका नहीं कर सके। जिनके फैसले पर कह रहे हैं कि इमरान खान लाडला है, तो मुस्लिम लीग नून को ये बात याद रखनी चाहिए कि इस अदालत से सबसे ज्यादा रिलीफ मुस्लिम लीग नून को मिले हैं। इमरान खान साहब ने कहा है कि मैं हफ्ते के दिन फैसला करूंगा कि कॉल कब देनी है। इमरान खान साहब ने तो माफी मांग ली आरिफीन, लेकिन माजी में इस्लाम हमने देखा सुप्रीम कोर्ट पर हमला भी हुआ, आज तक हमने कोई माफी नहीं सुनी। क्या पूरी कौम में से कोई एक रिक्शा ड्राइवर तक, मैं इंटेलेक्चुअल्स की बात नहीं कर रहा, कोई एक रिक्शा ड्राइवर तक, कोई सब्जी वाला भी मानेगा कि इमरान खान दहशतगर्द है? सैलाब की सूरत हाल है, 123 हल्कों में दोबारा इलेक्शन बड़ा मसला हो जाएगा। लेकिन जिस तरह हुकूमत मरहलावार या कौमी असम्बली के स्पीकर साहब मरहलावार इस्तीफे मंजूर कर रहे हैं, खर्चा तो वहां पर भी आएगा। आपको जो है वो पार्लियामेंट में बैठना चाहिए, लेकिन अदालत का हुक्म नहीं है ये। सही। अब तहरीक इंसाफ को सोचने का टाइम दिया गया है। अब पता चला। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद उसामा गाजी और आप देख रहे हैं अब पता चला। आज के प्रोग्राम में बात होगी इस्लामाबाद हाई कोर्ट का फैसला किसकी फतह, सुप्रीम कोर्ट का पीटीआई को मशवरा और सैलाब ज़दगान की इमदाद पर उठते सवालात। खबर यह है कि पीडीएम की 13 जमातों के तजर्बाकार मिलकर भी इमरान खान का बाल बीका नहीं कर सके। वो इमरान खान जिसे पीडीएम के बकौल सियासत नहीं आती थी, वही इमरान खान सियासत हो या अदालत, हर महाज पर इस 13 जमाती हुकूमत को नाकों चने चबा रहा है। आज हुकूमत की तरफ से बनाया गया एक और मुकदमा अपने अंजाम की तरफ जाता दिखाई दे रहा है। खबर यह है कि इमरान खान पर दहशतगर्दी की दिफात के बाद तौहीन अदालत का इल्जाम भी अपनी मौत आप मर गया। आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में होने वाली पेशी बड़ी अहम थी। पीटीआई के मुखालिफिन को पूरा यकीन था कि इमरान खान पर फर्द जुर्म जरूर लगेगी, मगर उम्मीदों पर उस वक्त पानी फिर गया जब इमरान खान ने रोस्ट्रम पर आकर अपने जवाब से अदालत को भी मुतमईन कर दिया। समाअत का आगाज हुआ तो चीफ जस्टिस अतर मिनल्ला ने रिमार्क्स दिए कि आज हम सिर्फ चार्ज पढ़ेंगे। इस पर इमरान खान के वकील ने कहा कि पिछली समाअत पर भी इमरान खान बात करना चाहते थे। अदालत ने इस बार इजाजत दी तो इमरान खान ने रोस्ट्रम पर आकर कहा, अगर आप चाहते हैं तो मैं खातून जज के पास जाऊं, मैं माफी मांगने के लिए तैयार हूं, जो मैंने कहा जानबूझकर नहीं कहा। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने इमरान खान का बयान सुनकर फर्द जुर्म आयद करने की कार्रवाई मुअख्खर और इमरान खान को बयान हल्फी जमा कराने की हिदायत कर दी। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए, अगर आपको गलती का एहसास हो गया तो अदालत इसको सराहती है। वाकिफाने हाल का दावा है कि इस फैसले के बाद पीटीआई के मुखालिफिन में सफ़े मातम बिछ गई है। मिठाइयां बांटने के लिए तैयार सीना को भी कर रहे हैं। कहा जा रहा है कि इमरान खान के सर पर लटकती तलवार भी हट गई है, मगर अभी इमरान खान को बयान हल्फी जमा कराना है, जिसके बाद 3 अक्टूबर को फिर समाअत होगी। आज एक और अहम समाअत सुप्रीम कोर्ट में थी, जिसमें पीटीआई की तरफ से कौमी असम्बली से इस्तीफों की एक साथ मंजूरी की दरखास्त की गई। अदालत ने रिमार्क्स ये दिए हैं कि मुल्क सैलाब में डूबा है, ऐसे में 123 सीटों पर इलेक्शन पर कितने अखराजात होंगे, क्या पीटीआई को अंदाजा है? अदालत ने मशवरा यह दिया कि तहरीक इंसाफ जल्दबाजी ना करे, बल्कि असम्बली में वापस आकर अपना किरदार अदा करे। लेकिन तहरीक इंसाफ का ऐसा कोई इरादा नहीं। सवाल यह है कि इस अहम केस का मुतवक्किल फैसला क्या आ सकता है, यह भी जानने की कोशिश करेंगे कि आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट के फैसले से क्या इमरान खान के सर पर मंडलाता खतरा टल गया या नहीं। मेरे साथ मौजूद हैं सदीक जान और नूरुल आरिफीन। सदीक जान, आज जो कुछ अदालत में हुआ उसके बाद हमने देखा कि फिर से अदालत के खिलाफ महाज खुल चुका है, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के खिलाफ और खासतौर पर जस्टिस अतर मिनल्ला साहब के खिलाफ। और दूसरी तरफ ये कि जी वही लाडले की बात की जा रही है, मगर जाहिर है कि इमरान खान साहब के हामी भी फिर ये कह रहे हैं कि एक तरफ एक शख्स माफ़ी मांग रहा है, दूसरी तरफ मियां नवाज शरीफ साहब के हमले हमने सुप्रीम कोर्ट में देखे, तो ये भी जहन में रखना चाहिए मवाजना करते हुए। देखें, बदकिस्मती से हम सब का ये मिजाज बन गया है कि हम सबको अपनी ख्वाहिशात और अपनी मर्ज़ी के मुताबिक फ़ैसले चाहिए, और दोनों तरफ से ये है। दोनों तरफ से ये नहीं देखा जाता कि वो जजेस जिनसे रिलीफ मिलते हैं, वो जब किसी मुखालिफ पार्टी को कोई रिलीफ देते हैं तो उन पर तनकीद होती है, उन पर इल्ज़ामात लगते हैं। और बात यह है कि आप जिनको कह रहे हैं कि जिनके फैसले पर कह रहे हैं कि इमरान खान लाडला है, तो मुस्लिम लीग नून को ये बात याद रखनी चाहिए कि इस अदालत से सबसे ज़्यादा रिलीफ मुस्लिम लीग नून को मिले हैं। मरियम नवाज साहब हों, मियां नवाज शरीफ हों, उनको ज़मानत पर रिहा इसी जज साहब ने, इसी चीफ जस्टिस अतर मिनल्ला साहब ने किया था। उनके हवाले से उनके हक़ में ऑब्जर्वेशन इसी बेंच से आई थी। और इस अदालत से मुझे नहीं याद पड़ता, उसामा गाजी साहब, मैं रोज़ाना अदालत जाता हूँ, रोज़ाना अदालतों को कवर करता हूँ,
मुझे नहीं याद कि अतर मिल्ला साहब के दौर में कोई सिवाय एक फैसला आया था ख्वाजा आसिफ की नाइली वाला, उसके अलावा कोई एक भी फैसला जो है वो इन नून लीग के खिलाफ आया हो, बल्कि हमेशा से मुस्लिम लीग नून को जो है वो अतर मिल्ला साहब की अदालत से रिलीफ मिला। और तमाम जमातों को जिसका भी केस उनके ऊपर बनाया जाता है या उसमें कोई वजन नहीं होता तो उनको रिलीफ मिलता है, चाहे वो तहरीक इंसाफ हो चाहे वो मुस्लिम लीग नून हो। अब जो मामला ये तौहीन अदालत वाला है, देखें ये इसको अगर आप कंपैरिजन इसका कर लें राना शमीम वाले केस से, वो तो बहुत संगीन केस है। उसमें क्या हुआ, उसमें राना शमीम जाते हैं अमेरिका से यूके, यहाँ उनके भाई की डेथ हो जाती है। वो अपने भाई का आके आखिरी दीदार करने के बजाय, उसको कब्र में खुद उतारने के बजाय वहाँ मियाँ साहब की खिदमत में हाजिर होते हैं। वहाँ मियाँ नवाज शरीफ के बेटों के दफ्तर में बैठकर वो बयान हल्फी देते हैं, जिसमें एक जज साहब जो हैं उनका नाम लिखा जाता है बाद में, और एक अखबार इस्तेमाल हो जाता है। बाद में साबित होता है कि वो राना शमीम भी झूठ बोल रहे थे, अखबार भी इस्तेमाल हुआ, पीछे शरीफ खानदान था। लेकिन क्या हुआ, क्या शरीफ खानदान के खिलाफ कोई कार्रवाई की अदालत ने? क्या राना शमीम के खिलाफ कोई कार्रवाई हुई? क्या उस मीडिया ग्रुप के खिलाफ कोई कार्रवाई हुई? नहीं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का एक हमेशा से व्यू रहा है, और अतर मिल्ला साहब का हमेशा से व्यू रहा है कि जो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का मामला है, इसका सिर्फ और सिर्फ मकसद रियलाइजेशन है कि एहसास हो जाए कि गलत हुआ है। वहाँ पर भी एहसास हो गया, माफिया मांग ली गई, अदालत ने छोड़ दिया। तो अतर मिल्ला साहब हमेशा ये करते हैं कि पहले केस में ये नहीं होने जा रहा। बाकी मुस्लिम लीग नून की फ्रस्ट्रेशन की वजह यह है कि वो चाहते हैं कि किसी तरह से इमरान खान टेक्निकल नॉकआउट हो जाए, माइनस हो जाए, इंतखाबी मैदान में इमरान खान का मुकाबला ना। और ये सब कुछ वो चाहते हैं, जो 9 हल्कों में, जो 8 हल्कों में इलेक्शन है, उससे पहले चाहते हैं कि इमरान खान नायल हो जाएं। और ये जो उसामा गाजी साहब, अभी मैं आपकी टैग लाइन पढ़ रहा था प्रोग्राम की, उसमें लिखा हुआ था कि क्या इमरान खान के लिए अभी खतरा बरकरार है। इस केस में तो खतरा बरकरार नहीं है, क्योंकि तहरीरी जो ऑर्डर आया उसमें भी लिखा गया कि बहादुर नजर में अदालत मुतमईन है उनके जवाब से। लेकिन अब आप नजरें इलेक्शन कमीशन की तरफ से रखें। 2 ऐसे केसेस हैं इलेक्शन कमीशन में, जिनमें से एक में इमरान खान को ज़रूर जो है वो नायल करने की कोशिश की जाएगी, क्योंकि अब सारी इमरान खान को नायल करने की, टेक्निकल नॉकआउट करने की, माइनस करने की जो भारी जिम्मेदारी है वो नातवा कंधों पर नहीं, बल्कि भारी जो ताकतवर कंधे हैं चीफ इलेक्शन कमिश्नर साहब के उन पर आ गए, और वो इस बोझ को उठाने में कोई और महसूस नहीं करेंगे। अच्छा, ये आपने बड़ा ज़बरदस्त जुमला बोला कि अब यहाँ से तो इतना ख़तरा नहीं है, क्योंकि अब एक हम कह सकते हैं बयान हल्फी ज़ाहिर है जो कह चुके अदालत सामने उसी के मुताबिक आएगा। तो अब देखेंगे 3 अक्टूबर को क्या होता है। लेकिन नूर आरफीन, लगता यह है कि जब से हुकूमत आई, अगर हम देखें सबसे ज़्यादा हमें जो तवज्जो या काम नज़र आता है वो तो यही नज़र आता है कि नैब के केसेस ख़त्म करवाना, या अब हाल ही में वो MNAs के लिए 1-1 हज़ार रुपया भी नहीं वो दे सकते बेचारे, बाकी कौम तो देती फिरे, वो टोल का, पेट्रोल का सारा, तो वहाँ पर तवज्जो रही। और इसके अलावा इमरान खान साहब पर तो आगे, अब ये इस्लामाबाद हाई कोर्ट का मामला अपनी जगह, लेकिन अभी तो इम्तिहान इमरान खान साहब के और बहुत से हैं। जी बिल्कुल, इमरान खान साहब के लिए इम्तहानात अभी ख़त्म नहीं हुए हैं। एक मुश्किल लम्हा वो भी है कि जब इमरान खान साहब ने मुल्क में सैलाब आने के बावजूद ऐलान कर दिया है कि वो इस्लामाबाद यात्रा जो है वो फरमाने का इरादा रखते हैं, लेकिन अभी जब मैं आ रहा था तो मैंने देखा इमरान खान साहब के हवाले से टिकर चल रहा था, हमारे चैनल पे खबर चल रही थी कि इमरान खान साहब ने कहा है कि मैं हफ्ते के दिन फैसला करूँगा कि कॉल कब देनी है। एंड आई रियली विश कि इमरान खान साहब को एहसास हो जाए कि ये वक्त इस एक टसलबाजी का नहीं है। इस वक्त तमाम तर तवज्जो हुकूमत को भी और अपोजिशन को भी आवाम को रिलीफ देने पर, और वो भी सैलाब ज़दगान को रिलीफ देने पर मरकूज़ रखनी चाहिए। अंजेलिना जूली जो है, मैं दोबारा उसका जिक्र करूँगा, वो खुदा की बंदी आकर के हम जैसे गधों के दरमियान, और ख़ुद को भी बेचारी अजीब सा महसूस कर रही होगी कि जो बाहर से अक़वाम आलम से, अमेरिका से डू मोर का मुतालबा कर रही है। वो कह रही है कि अगर मदद फौरी तौर पर ना पहुंची तो जो बचे हैं वो भी ना बचेंगे। और एक हम हैं कि जो एक तरफ मूँछों को ताव दे रहे हैं कि तुम आके तो दिखाओ, और दूसरी तरफ से कहा जा रहा है कि अब तुम बच करके तो दिखाओ। मुझे यकीन कीजिए समझ नहीं आ रहा कि कौन लोग दोनों तरफ से इनको मशवरा दे रहे हैं, दोनों तरफ से कौन लोग इनको ये कह रहे हैं कि ये वक्त इस एक मुखासमत को मोल लेने का है। बाकी वो जो इलेक्शन कमिश्नर के हवाले से कहा, मैं उनको ज़ाती तौर पे जानता नहीं हूँ, मुझे नहीं पता कि इतने सख्त अल्फाज सिद्दीक जान ने उनके लिए क्यों इस्तेमाल किए कि करीब करीब वो इस्तेमाल गोया हो ही जाएंगे और इमरान खान को किसी एक केस में फांसी दिया जाएगा। मुझे उस बैकग्राउंड का तो नहीं पता जिसकी वजह से ये स्टेटमेंट आया। अच्छा, लेकिन इतना ज़रूर मैं कह सकता हूँ कि वो जो ममनुआ फंडिंग वाले जो मामला थे या दीगर जो मामला हैं, इमरान खान के लिए अभी इम्तिहान की घड़ियाँ कुछ और हैं। सही, ये एक बहुत बड़ा इम्तिहान था आज, जिसमें इमरान खान सुरखरू होकर के निकले
इसमें आपने ये ठीक कहा कि दोनों तरफ से जो मामलात थे उसको ख़ासतौर से अपोजिशन की तरफ से जो मामला था कि जी ये जो बगलें बजाई जा रही थी उनको बड़ी सुबकी का सामना करना पड़ा है। अब तमाम नज़रें जो हैं वो इलेक्शन कमीशन की जानिब हैं। वो जो 2 केसेस हैं, आई रियली विश के मेरिट पर उन केसेस का फ़ैसला भी हो, और जैसा अभी कहा गया कि जी जब किसी को रिलीफ मिलता है तो वो उसको सही कहता है, अदलिया की आज़ादी के गुण गाता है, अदालतों की सरबुलंदी की दुआएं करता है, और जब वो फिक्स होता है कहीं किसी एक मामले में तो फिर उसे अदलिया जो है वो 130वें नंबर पे नज़र आने लगती है। आई रियली विश कि इस किस्म की कोई सूरत हाल यहाँ इलेक्शन कमिश्नर के हवाले से, चीफ इलेक्शन कमीशन के हवाले से ना हो। जी अच्छा, लेकिन अगर हम देखें इमरान खान साहब ने तो माफ़ी मांग ली आरिफीन, लेकिन माजी में इस्लाम हमने देखा सुप्रीम कोर्ट पर हमला भी हुआ, आज तक हमने कोई माफ़ी नहीं सुनी। फ़ोन जजेस के हुए, माने गए, जजेस ने इस्तीफ़ा दे दिया, कभी कोई माफ़ी का हमने नहीं सुना। इसी तरह 10 साल का लिख कर गए और यानी मावराए आइन और कानून मुआहिदा किया। ठीक है, परवेज़ मुशर्रफ साहब उस वक्त आमरीत का दौर, लेकिन वो किसी आइन और कानून में नहीं है कि एक शख्स है उस पर इल्ज़ाम है और वो 10 साल के लिए मुआहिदा करके चला जाए और फिर अपनी मर्जी से वापस आ जाए। ये आए भी, कभी कोई माफ़ी नहीं मांगी कि जी हमने झूठ बोला, ये सारा कुछ किया। तो फिर इमरान खान साहब को सराहना चाहिए कम अज़ कम, उन्होंने यानी इस लेवल पर को हमने नहीं देखा लीडर ने माफ़ी मांगी हो। आज भी मरियम कहती हैं कि ये पंजाब में जो हुकूमत है ये नाजायज़ अदालती फैसले से कायम की गई है, फिक्स्ड जजेस हैं, फिक्स्ड बेंचेस हैं, वो तो कहते हैं वहाँ कोई माफ़ी का नहीं है इस सिलसिला। देखिए उसामा, बात यह है, मैं पहले दिन से कहता आ रहा हूँ कि इमरान खान जैसी शख्सियत पर दहशतगर्दी का मुकदमा जो कायम किया गया उससे बड़ा कारज अहल नहीं हो सकता था। कम अज़ कम मुकदमा कायम करने वालों अंधों को ये देखना चाहिए था कि सामने जिसके ऊपर वो ये इल्ज़ाम लगा रहे हैं, क्या पूरी कौम में से कोई एक रिक्शा ड्राइवर तक, मैं इंटेलेक्चुअल्स की बात नहीं कर रहा, कोई एक रिक्शा ड्राइवर तक, कोई सब्जी वाला भी मानेगा कि इमरान खान दहशतगर्द है? अगर इमरान खान दहशतगर्द है तो फिर भाई सारे फारिग हैं। दूसरी बात, आपने जो बात की ये बात 100% दुरुस्त है। हमारे यहाँ इमरान खान ने ये जो काम किया, मैं ज़ाती हैसियत में समझता हूँ, अगर इसे खुशामद न समझा जाए कि इमरान खान ने आज बालिग नज़री का सबूत दिया है, अदलिया ने वसअत क़ल्बी का सबूत दिया। इमरान खान को पहले ही माफ़ी मांग लेनी चाहिए थी, इमरान खान को मामलात को यहाँ तक नहीं लाना चाहिए था। लेकिन आई एम वेरी ग्लैड कि इमरान खान ने आज माफ़ी मांग कर अपनी इज्जत और वक़ार में भी इजाफा किया है। क्योंकि देखिए जो बड़े होते हैं ना, उनसे माफ़ी मांग करके छोटे छोटे नहीं हो जाते, उनका वक़ार, उनकी इज्जत, उनकी तौक़ीर में इजाफा होता है। और अदलिया से बड़ा कौन है यार? ठीक है, मतलब अदालत से बड़ा कौन हो सकता है? और दूसरी जानिब आप जो बात कर रहे हैं, इस बात पर कोई दो राय नहीं है कि एक बाकायदा तारीख है अदालतों पर चढ़ाई की, और बाद में इमरान खान साहब ने कहा भी कि मेरा मुकाबला अदालतों मुल्क में मौजूद माफिया से है और अदालत से मेरा कोई यानी मुकाबला नहीं है। ये भी उन्होंने वाजे कर दिया और आइंदा के लिए भी उन्होंने कहा है कि मुस्तकबिल में भी वो यानी इस हवाले से मोहतात रहेंगे। अब एक और मामला सुप्रीम कोर्ट में था सिद्दीक जान, वहाँ पर ये नज़र आ रहा है कि सुप्रीम कोर्ट के जो रिमार्क्स हैं उससे लग रहा है कि सैलाब की सूरत हाल है, 123 हल्कों में दोबारा इलेक्शन बड़ा मसला हो जाएगा। लेकिन जिस तरह हुकूमत मरहलावार या कौमी असम्बली के स्पीकर साहब मरहलावार इस्तीफ़े मंजूर कर रहे हैं, खर्चा तो वहाँ पर भी आएगा। और दूसरी तरफ यानी ये भी कहा जाएगा कि इसका मतलब है कि हालात को देख कर हम कानूनी तौर पर चीज़ों को देखेंगे। देखिए, आज इस समात में मैं मौजूद था, चीफ जस्टिस पाकिस्तान जस्टिस उमर बंदयाल साहब और जस्टिस आयशा मलिक साहिबा, इन दो जजेस ने ये केस सुना है। उसमें 4-5 सवाल बहुत इंपॉर्टेंट थे चीफ जस्टिस पाकिस्तान के। पहला सवाल तो ये था कि कासिम सूरी साहब ने बतौर स्पीकर जब ये इस्तीफ़े मंजूर किए तो उस वक्त ज़ाहिर है उनकी वो जो पहली रूलिंग थी वो बाद में गैर करार दे दी गई, तो यानी उनका तो उस वक्त जो उनकी पोजीशन थी वो तो ऑलरेडी कंट्रोवर्शियल हो गई, क्योंकि पहले ही उनको उनकी जो रूलिंग थी वो कलअदम हुई। तो अब तो उस तरह से उनकी पोजीशन नहीं थी जब अदम एतमाद आने से पहले वो स्पीकर या डिप्टी स्पीकर के तौर पर जो है वो काम कर रहे थे। दूसरा इसमें मामला यह है कि उन्होंने प्रोसेस को मुकम्मल किए बगैर उन्होंने एक ही पेज के ऊपर एक ही पैराग्राफ में लिख दिया कि मैं 123 अरकान असम्बली के इस्तीफ़े जो है वो मंजूर कर रहा हूँ। फिर उसमें जो फैसल चौधरी साहब का ये केस था, फैसल चौधरी एडवोकेट जो फवाद चौधरी साहब के भाई हैं, जो इस केस में तहरीक इंसाफ के वकील थे, उनका ये कहना था कि जब आप मौजूदा जो स्पीकर हैं उनका आप कहते हैं कि उन्होंने जो बाकी इस्तीफ़े जो है वो मंजूर नहीं किए और सिर्फ 11 किए हैं, तो अब अदालत उनके इस मामले में इंटरफेयर नहीं कर सकती। तो वो भी तो उस वक्त कायम मकाम स्पीकर थे कासिम सूरी, लेकिन उसका जवाब वही था जो मैं आपको बता चुका हूँ कि उनकी पोजीशन जो है वो उसके ऊपर सवाल निशान है, क्योंकि उनकी रूलिंग पहली बाद में कलअदम हो गई थी, तो फिर उनकी पोजीशन के ऊपर सवाल हैं। दूसरा जो चीफ जस्टिस पाकिस्तान है उमर बंदयाल साहब,
उन्होंने कहा कि जो आम इंतखाबात होते हैं, अब 123 सीटों पर इलेक्शन का मतलब है कि आम इंतखाबात वाली सूरत हाल। तो आम इंतखाबात के टाइम पे ये होता है कि पूरे मुल्क की सरकारी मशीनरी हरकत में होती है, पूरे मुल्क की तवज्जो उसके ऊपर होती है, बहुत ज़्यादा पैसे लगते हैं। और साथ ही फिर एक और जो है सवाल किया गया, जो जस्टिस आयशा मलिक साहबा ने ये सवाल किया लोकस टंडाई के हवाले से, हक दावा के हवाले से, कि ये मामला उन अरकान असम्बली का है जिनके लिए आप आए हैं कि उनके इस्तीफे मंजूर नहीं हुए, तो उनको अदालत में आना चाहिए था, वो आकर बात करें कि हमारे इस्तीफे मंजूर नहीं हो रहे। और चौथा पॉइंट ये था कि क्या आपके अरकान असम्बली ने स्पीकर को खत लिखा है, उसको कहा है कि हमारे आप इस्तीफे क्यों मंजूर नहीं कर रहे। और दूसरा यह है कि अगर स्पीकर अपनी तसल्ली के लिए और अपने प्रोसेस को फॉलो करने के लिए बुला रहे हैं आपके अरकान असम्बली को, तो आपके अरकान असम्बली क्यों नहीं गए? क्योंकि आपको पता है कि स्पीकर ने सबको बुलाया था और साहब गए नहीं हैं। और जब गए नहीं हैं तो उन्होंने फिर उसके बाद सिर्फ जो है वो 11 का जो है वो मंजूर किए हैं। तो उसमें उनका ये था कि फिर हमने कैपेसिटी भी देखनी है इलेक्शन कमीशन की कि वो मतलब 11 सीटों पे करवा सकते हैं ये सारी चीज़ें। और साथ ही उनको सोचने का और मज़ीद तैयारी का वक्त दिया गया है और उन्हें कहा गया है कि आपका वलीन फरीज़ा जो है वो पार्लियामेंट में बैठना है। और क्योंकि आपको लोगों ने 5 साल के लिए इलेक्ट किया है, आपका काम हल्के के लोगों के लिए वहाँ पर आवाज़ बुलंद करना है, वहाँ पर काम करना है, आपको जो है वो पार्लियामेंट में बैठना चाहिए। लेकिन अदालत का हुक्म नहीं है ये सही। अब तहरीक इंसाफ को सोचने का टाइम दिया गया है, आज इस पर मुशावरा शुरू हो गई है और कल तक उम्मीद है कि हम इस बताने की पोजीशन में होंगे कि तहरीक इंसाफ क्या फैसला करती है। नूर आरफीन, आपको क्या लगता है तहरीक इंसाफ को देखते हुए, इमरान खान साहब की सोच को देखते हुए, कि क्या फैसला हो सकता है असम्बली में वापस जाने का? क्योंकि मैं देख रहा था फैसल जावेद साहब ने भी इस पर कहा कि जी हाँ जी, इस पर यानी एक अच्छा मशवरा है, या तो इस पर सोचा जा सकता है। और क्या ये बेहतर होगा इमरान खान साहब के लिए सियासी तौर पर? देखिए, मैं आपको बताऊं कि इमरान खान साहब के नाम पर जितनी फाइलें फाड़ी जा रही हैं ना, उनमें से बेशतर का इमरान खान को ख़ुद भी उस वक्त इल्म होता है कि जब मामला बिगड़ जाता है। आप इस एक केस को ले लीजिए जो इस वक्त चल रहा था इस्लामाबाद में। हामिद खान साहब, मैं दावे से कहता हूं कि अगर हामिद खान साहब इस केस को टैकल ना करते तो फवाद चौधरी जैसे दानिश्वरों ने मामले को कहीं ना कहीं पहुंचा ही देना था। मैं नाम इसलिए ले रहा हूं ताकि सनद रहे, इसलिए कि वहाँ से बैठ करके उन्होंने कुछ इस किस्म की बातें भी की। मैं नाम लेता हूं बाबर अवान साहब का, मैं नाम ले रहा हूं फवाद चौधरी साहब का। उन्होंने जिस किस्म की बयानात दागे वो सुन करके कलेजा दहल जाता था कि एक तरफ केस चल रहा है और बाहर वकला, इन जैसे मुस्तनद वकला, जय्यद वकला कह रहे हैं कि 2 फैसला होगा, एक अदालत में और एक अदालत से बाहर। वो तो शुक्र खुदा का कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट जस्टिस अतर मिनल्लाह इनका टेम्परामेंट है, वगरना अगर हमारी कौमी सियासत में अगर अब तक कोई साकिब निज़ार या इफ्तिखार चौधरी होता तब तक तो ये मामला न जाने कहाँ पहुँच चुका था। इमरान खान साहब, जैसे मैंने कहा कि मैं उनके विजडम पे तो एतबार कर सकता हूँ कि शायद इमरान खान इस वक्त मामले की नज़ाकत को समझते हुए, संगीनी को समझते हुए कोई एहसन फैसला इस हवाले से कर पाएँ, जैसा कि बिंदियाल साहब ने फरमाया कि इस एक वक्त में ये जो 100 फलाना लोग हैं, ये अगर अपना किरदार पार्लियामेंट में अदा करें तो इससे कम से कम आवाम को रिलीफ एक गुना ज़रूर मिलेगा। इससे हुकूमत को कम से कम एक गुना रिलीफ मिलेगा कि वो तहरीक इंसाफ से निमटने की तराकीब सोचने के बजाय शायद कानून साजी या शायद गवर्नेंस पर तवज्जो दे सके। मुझे इमरान खान साहब से तो ये उम्मीद ज़रूर है, लेकिन उनके आसपास जो लोग हैं, वो जो ख़तरा इमरान खान के लिए बना हुआ है वो ऐसे ही लोगों की वजह से है। मैं इस मौके पर फैसल वावड़ा साहब का नाम ज़रूर लेना चाहूँगा। मैंने पहले भी कहा था, मैं दोबारा आप कह रहा हूँ, हैरत अंगेज़ तौर पे उनके अंदर जो तब्दीली आई, उन्होंने सियासी मफाहमत के लिए जो अपनी कोशिशें पिछले कुछ दिनों में, पिछले कुछ माह में की हैं, वो बहुत काबिल सताइश हैं। आई रियली विश कि इमरान खान साहब के इस किस्म के जो लोग हैं, इस किस्म के जो दोस्त हैं, जो उनके साथी हैं, जो रुफ़क़ा हैं, वो आगे आएँ, इमरान खान साहब उनकी बातों को सुने। सही। और इसका अल्टीमेट बेनिफिट पाकिस्तान को होगा उसामा गाजी। इसका अल्टीमेट बेनिफिट पीटीआई को सिर्फ नहीं होना, पीटीआई के लिए सिर्फ इमरान खान की सियासत नहीं है। इमरान खान की या दीगर लोगों की सियासत अगर सिर्फ अपने लिए है तो फिर ठीक है, जो आप फैसला कीजिए। मेरा ख्याल है सियासत पाकिस्तान के लिए की जाए तो बेहतर है। ठीक, अच्छा सिद्दीक जान, आपका इस बारे में क्या तज्जिया है, सोच है कि अगर जाते हैं दोबारा असेंबली में तो बेहतर होगा? देखिए, पंजाब हुकूमत उनको मिली तो बिल्कुल हालात बदल गए, असेंबली में जाते हैं तो आइंदा का जो भी सेटअप हो, जिस तरह अभी उन्होंने मिस कर दिया चेयरमैन नैब के हवाले से या इलेक्शन कमीशन के हवाले से, आगे कैरेक्टर सेटअप के हवाले से, तो वहाँ पर वो निस्बतन बेहतर हो सकते हैं, कोई इमेज भी बेहतर हो सकता है। अब राजा रियाज को तो कोई नहीं मानेगा।
देखिए, इमरान खान को बिल्कुल नहीं जाना चाहिए असम्बली में। अगर तहरीक इंसाफ असम्बली में गई तो उससे उनका बयानिया सियासी तौर पर बहुत कमज़ोर होगा, उनको धचका लगेगा और जितना वो इस वक्त पीक पर ले गए हैं मामलात को, तो उससे उनको बहुत ज़्यादा सियासी तौर पर नुकसान होगा। और जो बात आप कर रहे हैं उसमें तहरीक इंसाफ को इसलिए कोई फ़ायदा नहीं है कि वहाँ पर उनकी अक्सरियत नहीं है और वो कोई कानून भी नहीं रोक सकते अगर कानून बन रहा है। जहाँ तक आप कह रहे हैं इलेक्शन कमीशन के मेंबरान की, वो भी उनको कोई फ़ायदा नहीं होना था। वो पार्लिमानी कमेटी में जाने थे, वहाँ पे उनकी तादाद ज़्यादा होनी थी अरकान की और इनके नाम मुस्तरद हो जाते। चेयरमैन नैब वाला भी कुछ नहीं बनना था। तो तहरीक इंसाफ को पार्लियामेंट में जाने का कोई फ़ायदा नहीं है। हाँ, जो वो कह रहे हैं कि अगर इलेक्शन की तारीख अनाउंस हो जाती है और फिर हम जाएंगे तो फिर उसमें ज़ाहिर है वो फ़ायदा होगा, फिर निगरान सेटअप के हवाले से वो सारी चीज़ें होंगी। अभी तहरीक इंसाफ को असम्बली में वापस जाने के हवाले से बहुत नुकसान होगा। इमरान खान साहब एक मौके पर कह चुके हैं, जब हमने उनसे सवाल किया था उन्होंने कहा ये ट्रैप है और हम इस ट्रैप में नहीं आएंगे। चूँकि सुप्रीम कोर्ट में भी बात हुई सैलाब ज़दगान की, तो ब्रेक के बाद हम सूरत हाल पर भी बात करेंगे। और वज़ीर ख़ारजा जनाब बिलावल भुट्टो ज़रदारी कह रहे हैं जी 30 अरब डॉलर तक का नुकसान हुआ है पाकिस्तान को, 30 अरब डॉलर। अब अमेरिका के दौरे पर अक़वाम मुत्तहिदा के इजलास भी है, वहाँ पर जिस तरह से मीटिंग्स हो रही हैं, क्या दुनिया ये नुकसान पाकिस्तान का पूरा करेगी? क्योंकि उनकी वजह से भी ये नुकसान हुआ है। अमरीकी सदर ने भी इमदाद की अपील कर दी है। यहाँ जो सैलाब मुतासिर हैं वो इदारों से बिल्कुल भी मुतमईन नज़र नहीं आ रहे। हुकूमत बहुत कुछ करने की कोशिश कर रही है, बाहर जा जाकर वज़ीर-ए-आज़म मुलाकातें सिर्फ इसलिए कर रहे हैं, फिर भी मुतासिरीन क्यों मुतमईन नहीं है? ब्रेक के बाद बात करते हैं। अब पता चला। सैलाब मुतासरीन किसी भी इदारे से मुतमईन नज़र नहीं आ रहे। एक सर्वे सामने आया है मुख्तलिफ अज़ला का, और उसके मुताबिक ये बताया जा रहा है कि कुछ फलाही तंजीमें हैं जिनके हवाले से लोगों ने बात की है कि उन्होंने हमारी मदद की। इसके अलावा 1122 की बात हुई है और पाकिस्तानी फ़ौज की बात हुई है कि फ़ौज का इदारा है जो सामने आया। इसके अलावा जितने भी हुकूमती इदारे हम कहें उनका तो कोई नाम भी नहीं ले रहा कि हमें तो पता ही नहीं है। और अब सैलाब मुतासिर कह रहे हैं कि शुरू में फिर भी किसी ने मदद की, रिश्तेदार, दोस्त, अहबाब, लेकिन अब आहिस्ता आहिस्ता मुश्किलात बढ़ती चली जा रही हैं। वज़ीर ख़ारजा और वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान दोनों इस वक्त अक़वाम मुत्तहिदा के लिए गए हुए हैं, अमेरिका के दौरे पर हैं। वहाँ पर कोई कह रहा है कि जी $10,000 तक फ़ी कमरा है जहाँ पर वो ठहरे हुए हैं, लेकिन कोशिशें भरपूर कर रहे हैं वो इसके बावजूद सैलाब मुतासिरीन की मदद के लिए। और बिलावल भुट्टो साहब ने कहा जी $30 अरब तक का नुकसान हुआ है पाकिस्तान को, और बहुत बड़ी कामयाबी है कि अमेरिकी सदर की तरफ से भी ये बयान सामने आ गया जी पाकिस्तान का बहुत बड़ा हिस्सा सैलाब में डूबा हुआ है, सारी दुनिया को मिलकर मदद करनी चाहिए। लेकिन अभी तक कोई वाज़े ये कहा जाए कि एक कोई फिगर सामने नहीं आई कि किस तरह से कोई मदद करने लगा है, कितने अरब डॉलर पाकिस्तान का कर्ज मुआफ़ होने लगा है, किस तरह पाकिस्तान के सैलाब मुतासिरीन की मदद की जाने लगी है, ऐसा कुछ सामने नहीं आया। लेकिन मुझे जिस बात का दुख और अफसोस होता है सिद्दीक जान, वो ये कि जिस तरह मिफ्ता इस्माइल साहब ने कहा जी 150 से हम 250 पर पेट्रोल ले गए, मैं कोई अपनी जेब में नहीं डाल रहा, ये कौमी ख़जाने में जाएगा, तो ये अगर मुश्किल फ़ैसले हैं तो आप साथ दें। तो ये कुर्बानी लोगों से क्यों मांगी जा रही है? जो 1000 रुपया पार्लियामेंटेरियंस का माफ़ कर दिया गया लाहौर से इस्लामाबाद मोटरवे का, वो भी तो टैक्स की सूरत में था, वो भी तो गरीब लोगों के लिए था या सड़कों की तामीर के लिए था। तो ये लोग खुद सामने क्यों नहीं आते? ये अभी भी पेट्रोल ले रहे हैं, ये अभी भी मुलाजमतें यानी रोज़ जो 7 मुलाजिम वो ले रहे हैं, घर ले रहे हैं, मरात ले रहे हैं, फ़ोन तक ये नहीं छोड़ रहे, 72 अरकान काबीना के हो गए। तो एहसास क्यों नहीं नज़र आ रहा? बाहर भी गए हैं, वहाँ भी एहसास नहीं नज़र आ रहा। क्यों ऐसा है? देखें, आप दुरुस्त कह रहे हैं, इनको तो एहसास नज़र नहीं आ रहा, लेकिन मैं एक बात ज़रूर कहना चाहूँगा। जैसे नूरा अरफीन साहब ने एंजेलिना जोली साहिबा की बात की, इसी तरह से मैं ट्विटर पर देख रहा था कि हदीका कियानी साहिबा की एक वीडियो आई हुई थी जिसमें वो सैलाबज़दा जो ख़वातीन हैं, जो मुतासरा ख़वातीन हैं, उनके साथ बैठी थी, जिस तरह से वो उनके साथ इज़हार यकजहती कर रही थी, बात कर रही थी, उनको गले लगा कर, और उनके जो दुख तकलीफ़ है उसको कम करने की कोशिश कर रही थी, उनकी इमदाद कर रही थी। तो हमें ऐसी अपनी सेलिब्रिटीज़, ऐसे अदाकार, ऐसे हमारे खिलाड़ी जो सैलाबज़दा इलाकों में जाकर और सैलाबज़दगान की मदद कर रहे हैं, उन्हें हमें ज़रूर अप्रिशिएट करना चाहिए। जहाँ तक सियासतदानों की बात है, देखें, वो आपने बिल्कुल दुरुस्त कहा कि ये देखें, इनका तो किरदार अमली तौर पर नज़र आ रहा है कि यहाँ पर सैलाब है, ये UK और US घूम फिर रहे हैं, और फिर यहाँ पे जिस तरह से इन्होंने अपने टूल टैक्स माफ़ करवा लिया, जैसे यहाँ पर वजारतें बढ़ती जा रही हैं, यहाँ पर पार्लिमानी सेक्रेटरी बढ़ते चले जा रहे हैं, अपने आप को मराद दी जा रही हैं, करप्शन केसेस ख़त्म करवाए जा रहे हैं, और फिर वहाँ से बाहर से जो है वो बड़ा कहा जा रहा है कि जी बड़ी कामयाबी है, शहबाज शरीफ साहब ने फ़लाने के साथ फ़ोटो खिंचवा लिया, फ़लाने के साथ। तो ऐसे करें कि जो सैलाबज़दगान हैं, जिनके बच्चे भूख से बिलक रहे हैं, जाने दे रहे हैं, एक एल्बम बनाएं। शहबाज शरीफ साहब जो बाहर के सदूर और वज़ीर-ए-आज़म के साथ तस्वीरें बनवा रहे हैं, तो वो सारी की सारी तस्वीरें एक एल्बम में लगा के उनको जाके दें कि आपकी भूख इससे मिट जाएगी, आपकी प्यास ख़त्म हो जाएगी, आपको बीमारी कोई नहीं लगेगी, आपका घर जो है वो बन जाएगा। तो ये एल्बम जो है वो आप तस्वीरों वाला रख लें। और इंतहाई
जिस तरह से मतलब क्या कहे बंदा, ये हमारे मुल्क के वज़ीर-ए-आज़म है, जैसे तैसे भी इनको चले मुसल्लत किया गया है कि वो ऐसे जो है वो तस्वीरें खिंचवाते फिर हैं। जैसे आप अक्सर देखें कि सेलिब्रिटी जो हैं वो नज़र आती हैं कहीं ना कहीं, तो लोग जाके ज़बरदस्ती उनके साथ खड़े होकर तस्वीर बनवाते हैं। वो जिसके साथ तस्वीर बनवा लेते हैं, कभी वो इधर देख रहा होता है, उधर देख रहा होता है, और वो साथ खड़े होकर तस्वीर बनवा लेते हैं ताकि अपने इलाके में टोर बना सकें, अपनी ज़रा थोड़े से अपना नाम बना सकें, देखें जी फलां के साथ खड़ा था। तो शहबाज शरीफ साहब भी वही कर रहे हैं, ज़बरदस्ती की तस्वीरें बनवा रहे हैं, जो नज़र आता है उसको खड़ा करके साथ तस्वीर बनाते हैं और यहाँ पे मीडिया को इश्तिहारात दिए जाते हैं, टिकटॉकरों को पैसे दिए जाते हैं कि तारीफ़ करें। तो बात यह है कि 30 अरब डॉलर का आप कह रहे हैं नुकसान है, और आप कहते हैं कि इमरान खान ने आलमी सतह पर तनहा कर दिया था पाकिस्तान को, अब तो माशाल्लाह दुनिया की मर्जी की हुकूमत आ गई है। तो बताएं ना, चाइना, सऊदी अरब, दोस्त मुल्क कितने अरब डॉलर की इमदाद दे दी, खुद अमेरिका ने आपको कितने अरब की डॉलर की इमदाद दे दी। असल तो ये बताएं कि पैसा आया कितने, आज तक ये नहीं पता चला कि वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ के अकाउंट में कितने पैसे आए हैं, जो बाहर से कमिटमेंट थी वो कितने पैसे आए हैं, आज तक कोई पता नहीं है। ये नहीं पता कि जो ट्रक भर भर के बाहर से जहाज भर भर के आ रहे हैं बाहर से इमदाद के, वो सामान कहाँ जा रहा है, कोई पता नहीं है, कोई जवाब देने वाला नहीं है, कोई नहीं है जिसे पूछा जा सके। तो इन तमाम चीज़ों पर सवालात हैं, और जैसा हमने कहा सर्वे भी आ गए, रिपोर्ट सामने आ गई है कि लोग बिल्कुल हुकूमतों की कारकर्दगी से मुतमईन नहीं है। अच्छा नूर आरफीन, इसको एक तरह से ये भी देखा जा सकता है, 30 अरब डॉलर मांगे जा रहे हैं, एक बहुत बड़ी रकम के जी 30 अरब डॉलर का नुकसान हुआ, इतने तो नहीं मांगे जा रहे, चले जितनी मदद हो सके, तो चंद लाख डॉलर का ही खर्चा आएगा ये जो बैरून मुल्क दौरे हैं। तो ये कोई बुरी बात नहीं है, अगर चंद लाख डॉलर लगा कर और अरबों डॉलर अगर मिल जाएं तो फिर तो हम बिल्कुल कहेंगे कि चलें वहाँ गए, होटल्स का खर्चा हुआ, कोई बात नहीं, 10,000 डॉलर तक एक कमरे का है, कई कमरे होंगे, 2 दर्जन के लगभग तो मेरा ख्याल है लोग गए हुए हैं, और ये काबीना भी इतना ज़्यादा खर्चा नहीं होता, लेकिन लोगों तक पहुँचे तो सही। मैं देख रहा शाजिया था मरी साहिबा ने भी ट्विटर पर बड़ा अप्रिशिएट किया, वो 25,000 एक बूढ़ी अम्मा को दिए जा रहे हैं, वो बड़ी खुश हो रही है। ये वो खातून है कि जिसका घर भी, ये 25,000 उनके लिए जिनका घर ख़त्म हो गया, बह गए, उनके माल मवेशी बह गए, उनके लिए 25,000 है, उनकी वो खुशी दिखा रहे हैं। तो आपको ये फ़र्क नज़र आ रहा है कि वहाँ पर किस तरह से हो रहा है, क्या इनकी क्रेडिबिलिटी है? क्योंकि पिछली दफ़ा तो ये हुआ कि तैयब उर्दवान साहब की अहलिया, तुर्की के सदर की अहलिया ने हार दिया और वो सैलाब ज़दगान तक ना पहुँच सका। अब वो लोगों को किस तरह हम बनाएं कि नहीं, इस दफ़ा वही हुक्मरान हैं, लेकिन इस दफ़ा आप हार देंगे, आप कुछ भी देंगे तो वो पहुंचेगा। चाहे शहबाज शरीफ साहब तो कह रहे हैं, सेक्रेटरी जनरल आए कौम मुत्तहिदा कह रहे हैं कि आप यकीन करें हम बिल्कुल इस दफ़ा जो है ना वो सही सही रकम खर्च करेंगे। अच्छा, इतना माशाल्लाह आप कसीरुल जहती सवाल पूछते हैं कि मैं कंफ्यूज आ जाता हूँ कि किस पहलू को कवर करूँ। थोड़ा सा मुझे वक्त दीजिए तो मैं सारी चीज़ें लपेट लूँगा एक ही साथ। पहली बात ये, दुनिया को पता है कि हम फांदेबाज हैं, दुनिया को पता है कि हमारे यहाँ ऐसा वज़ीर आज़म भी रहा है कि जो चोर था, दुनिया को पता है कि एक ऐसा वज़ीर आज़म भी था कि जिसको अदालती हुक्म ना मानने पे नाअहल कर दिया गया था, जिसको वज़ीर आज़म के ओहदे से हटा दिया गया था। दुनिया को पता है कि वो अपने बाप का माल समझ करके और वो हार जो है तुर्क सदर की अहलिया का दिए हुए वो जेब से निकाल करके ले गए थे। जब अदालत ने नोटिस लिया, अदालत ने एक्शन लिया, तो उसके बाद एहसान करके उन्होंने कौम को और कौमी ख़जाने में वो जमा कराया। दूसरी बात, ये जो हम लोग कहानियाँ पढ़ते चले आ रहे हैं अपने बचपन से, कई लाख पाउंड की अंगूठी और गाना क्या है कि भुट्टो ज़िंदा है, जमहूरियत बेहतरीन इंतकाम है, मेरे तो पूरी फैमिली जमहूरियत पे निसार हो गई, और भाई इक़्तिदार पे निसार हो गई। हाँ, ये कहो तो मान लेंगे, इक़्तिदार के लिए निसार होगा, ये बात आप कह लीजिए, मैं आपको इस बात को तस्लीम कर लेता हूँ। दूसरी बात, दुनिया को ये भी मालूम है कि हमारे यहाँ ऐसे लोग भी हैं। अभी आप बात कर रहे थे टोल टैक्स वाली, जी जी, इंतहाई जिसको कहते हैं ना कि मैं कहता हूँ सबसे हल्की हरकत हुई है ये, सबसे हल्की। आपको पता है पिछले दौर में जिन्होंने इस्तीफ़े दिए थे नवाज शरीफ के दौरे हुकूमत में असम्बलियों से, उन्होंने आखिरी दिन तक एक एक रुपया, टेडी, पैसा, आना, दिरहम, दीनार, टका सब वसूला था, सब वसूला था। उन्होंने किसी चीज़ को माफ़ नहीं किया था। अभी इस वक्त जो अरकान असम्बली के इस्तीफ़ों की हम बात कर रहे हैं, आपको लगता है कि इन्होंने सब चीज़ों से विड्रॉल कर लिया? नो सर भाई, ये दोनों तरफ वही हैं तो जमहूरिया ही ना, तरीक़ा वारदात वही है, बस इधर वाला कर रहा है तो शोर मचता है, उधर वाला करता है तो आवाज़ भी नहीं होती है। ये सब एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं, दोनों का हाथ हमारी जेब में है, दोनों का हाथ हमारी जेब में है। कोई, मैंने पिछले प्रोग्राम में भी कहा था, कोई भी जाकर के फुटपाथ पर नहीं सोया, होना चाहिए था। आपकी बात ठीक है कि अगर कुछ रकम लगा करके और बहुत सी इमदाद आ सकती है,
भाई चलो ये भी बात मान ली उसामा गाजी साहब के कुछ रकम लगा करके इमदाद आ जाएगी, लेकिन वो इमदाद जैसा कि मैं पहले कहता आ रहा हूं कि भाई वो 90-95% तो मुस्तकीन में पहुंचेगी नहीं, इन्हीं के पेट में, इन्हीं के तंदूर में चली जाएगी जमहूरियत वालों के। आज मैं देख रहा था एक सोशल मीडिया पे किसी ने शायद लतीफ़ा छोड़ा है या सही खबर है वल्लाह आलम, पीपल्स पार्टी ने, मुराद अली शाह ने कॉन्स्टिट्यूट की एक कमेटी कि जो इंश्योर करेगी जो शफाफियत को, ये जो फंड्स हैं सैलाब ज़दगान की मदद के लिए। पीपल्स पार्टी में कौन सा ऐसा आदमी है कि जो इंश्योर करेगा, जिसकी सदाकत, अमानत, दयानत पे एक आदमी का नाम ले लो, एक आदमी का नाम ले लो, कौन है भाई? मुझे तो नहीं समझ में आ रहा। अब मैं किसी और का नाम लूंगा, मामला तो और बढ़ जाएंगे। भाई ये दोनों तरफ से कारोबार हो रहा है, दोनों तरफ से कुछ गरीबों को बिठा करके और चारों तरफ से मुस्तंडे उसको घेर लेते हैं, दनादन उसकी मीडिया कवरेज होती है। वो बेचारा गरीब आदमी शर्म के मारे कैमरों की रोशनी में लजाया एक निवाला लेता है और उसके बाद साहब लोग थंबू हो जाते हैं। क्यों? इनका मकसद मीडिया कवरेज का उसूल है, ना कि सैलाब ज़दगान की मदद करना। ठीक है, ब्रेक लेते हैं। ब्रेक के बाद हम आरफी नामा में बात करेंगे कि सिर्फ सैलाब ही नहीं, मुतासरीन के लिए और भी बड़े मसाइल हैं। ब्रेक के बाद अब पता चला। ब्रेक से पहले बात कर रहे थे सैलाब मुतासरीन की, वक्त है आरफी नामा का। जी आरफी। उसामा गाजी साहब, एक तस्वीर अपने नाजरीन की तशफ़ी क़ल्ब के लिए, आपके लिए, जमहूरियत के सारे चाचों और मामों के लिए ये तस्वीर पेश खिदमत है। ज़रा देखिए, किसी ज़माने में वो कहा जाता था 2 नहीं 1 पाकिस्तान, फिर हमने 1 नहीं 101 पाकिस्तान बनते देखे। ये है पाकिस्तान की जमहूरियत। जमहूरियत को अगर किसी ने समझना है तो वो शेर जो मैं सुना रहा हूँ उसके बाद ये तस्वीर इस जमहूरियत को नंगा करने के लिए काफ़ी है कि जमहूरियत एक तर्ज हुकूमत है जिसमें घोड़ों की तरह बिकते हैं इंसान वगैरह। ऊपर वाली दोनों तस्वीरों में यहाँ का हुक्मरान तबका अपनी आइंदा नस्लों से मोहब्बत शफकत का बर्ताव करता नज़र आ रहा है। अल्लाह ताला इनको इसी तरह से खुश खुर्रम रखे। लेकिन नीचे वाली 2 तस्वीरें मेरे और आपके मुंह पर, इस निज़ाम हुक्मरानी के मुंह पर गीले तमाचे की तरह से, एक जन्नाटेदार थप्पड़ की तरह से है कि अगर ऊपर वाली तस्वीर में खुशियां रक्सा नज़र आ रही हैं तो नीचे ये अजाब क्यों है? नीचे वो जो बाप या दादा अपने बेटे, अपनी बेटी या अपने पोते या अपनी पोती का लाशा उसको उसके हाथ में जमहूरियत के तोहफे के तौर पर मिला है, जिसको 2 गज ज़मीन भी पता नहीं मिल पाई है या नहीं मिल पाई, जिसके नाम पर सैलाब ज़दगान के हवाले से जो इमदाद आ रही है वो इन जमहूरियत के चाचों और मामों के पेटों में जा रही है, जाएगी और जाती ही रहेगी, यहाँ तक के बकिया लोग भी इसी एक अजाब की, इसी एक आफत की नजर हो जाएं। ये तस्वीर बताती है कि पाकिस्तान में जमहूरियत अगर रही तो इसी तरह के अजाब आएंगे, इसी तरह के मसाइल रहेंगे। जितनी जल्दी इस मौरूसियत से, इस नाम नेहाद जमहूरियत से, इस लानत से अपने जिसको कहते हैं हाथ छुड़ा लिए जाएं बेहतर है। अदरवाइज ये तस्वीरें मुंह चढ़ाती रहेंगी, ये आपको और मुझे ख्वाबों में आके डराएंगी। इस तस्वीर को हटाओ यार, इससे पहले कि ऑल फॉल बकूं, मैं आपको बताता हूं कि सिंध में सैलाब के साथ साथ डेंगी अवाम उससे बेहाल हो चुकी है। और हमारे सिंध के वज़ीर आला साहब जो हैं वो खफा से मेरे सरकार दिखाई देते हैं। वज़ीर आला सिंध, इनको हटा दो भाई, इनसे कोई दोस्ती दुश्मनी नहीं है, इनको हटा दो, वज़ीर आला साहब को इन करो। सिंध में सैलाबी इलाकों में मलेरिया, गैस्ट्रो, डेंगी, इसमें वज़ीर आला कौन है भाई? ये कचरा वज़ीर आला के नाम पे फाड़ रहे हैं आप लोग। ये डेंगी की तस्वीरें, ये वज़ीर आला, ये आप देखिए तर्ज हुक्मरानी सिंध में जो है, वज़ीर आला को लोगों ने घेरा है। वज़ीर आला को लोग घेर करके और उनसे सवाल कर रहे हैं, पूछ रहे हैं कि हमारे नाम की जो इमदाद आई थी वो गई तो गई कहाँ। एक खबर बता रही है खैमा बस्ती सैलाब मुतासरीन इमदाद न मिलने पर वज़ीर आला के पैरों में गिर पड़े। मुराद अली शाह सहाफ़ियों के सवालों पर बरहम, मुतासरीन ने घेर लिया शिकायतों के अंबार। वज़ीर आला सहाफ़ियों से नाराज़, मीरपुर, माथेलो और ढरकी में कायम टेंट सिटी का दौरा किए बगैर ही वापस चले गए। मजीद कंटेंट बताता है, ठुल में सहाफ़ी ने सवाल किया कि खैमे और राशन मन पसंदों को दिए जा रहे हैं, जिस पर वज़ीर आला नाराज़ हो गए और सहाफ़ी को कहा कि मन पसंद लोग दिखाएं कहाँ हैं।
जबकि जैकबाबाद में महकमा आबपाशी की नाअहली पर किए गए सवाल पर भी वजीर आला कोई माकूल जवाब न दे सके और सवाल को गोल करते हुए कहा कि मैं लोगों को बचाने आया हूं। कैसे? ये एक सरबस्ता राज है, कायनात के सरबस्ता राजों में से एक राज है, एहराम मिस्र की तरह ये एक राज है। एक और खबर मैं आपको बताता हूं, खुर्शीद शाह अपने ही हल्के में पन्नू आकिल जब वहां पहुंचे तो इलाका मकीनों ने उनका रास्ता रोक लिया। खबर बता रही है कि मकीनों ने शिकायत की, मच्छरदानियां नहीं, मवेशी मर रहे हैं, आपके पीछे बैठे लोग सारा माल खा गए, आप सिर्फ वोट लेने आते हैं, हमें कुछ भी नहीं मिला। वफाकी वजीर बराए आबी वसाइल खुर्शीद शाह लोगों के शिकवे सुनकर वापस रवाना हो गए। अंदाजा कीजिए जमहूरियत का ये मकरू चेहरा। एक और खबर बता रही है सैलाब मुतासरीन बेयारो मददगार हैं और ये इंकशाफ करने वाले पीपीपी के एमपीए हैं, अपने ही एमपीए, इनका नाम है नवाब सरदार खान चांडियो। कहते हैं सिंध हुकूमत कहीं भी सैलाब मुतासरीन की मदद करते हुए नजर नहीं आ रही। वुज़रा और मुशीर सिर्फ प्रेस कॉन्फ्रेंस के अलावा और कोई काम नहीं कर रहे। मैं अपनी जेब से कुछ नहीं कह रहा, सब पब्लिश्ड है, सब छपा हुआ है। मैं कोई साजिश इस जमहूरियत, इस लानतज़दा निजाम के खिलाफ नहीं कर रहा। मैं आपको बताता हूं उसामा गाजी साहब, मेरे सामने एक और खबर है जो बता रही है कराची में रोजाना की बुनियाद पर कम से कम 200 और उससे ज्यादा भी जो है वो लोग शिकार हो रहे हैं डेंगू का। कराची में अब तक केसेस की तादाद 5000 से ज्यादा हो चुकी है। पैनाडोल ना मिलने पर इस एटमी रियासत के सबसे बड़े शहर में, लार्जेस्ट टैक्स पेइंग सिटी में टोटकों से इलाज हो रहा है, जिसके वजीर आला मुराद अली शाह हैं, जो गांव में लोगों को बचाने गए सिर्फ मीठे मीठे लाल गुलाबी बयानात दे करके। सिंध सैलाबी इलाकों में मलेरिया, गैस्ट्रो और डेंगू बेकाबू, मजीद 15 जाँ बहक। डेंगू के बेशतर मरीज निजी अस्पतालों में इलाज कराने पर मजबूर। सरकारी अस्पतालों में प्लेटलेट्स दस्तयाब नहीं, किसी अस्पताल में डेंगू टेस्ट की सहूलत भी मौजूद नहीं। पंजाब में डेंगू मच्छर के लार्वे के खात्मे के लिए मछलियों को साफ पानी में डाला जा रहा है। यह तरीका खासा मौसर साबित हो रहा है। ताहम सिंध में लार्वे के खात्मे के लिए किसी किस्म के अमली इक़दामात नजर नहीं आ रहे। वजीर आला का जवाब वही है, खेमों की जरूरियात पूरी न करने का अफसोस है, ये वक्त बड़ी आजमाइश का है। जनाबे मन, आजमाइश तो हमारे पास पहले से, आजमाइश की तस्वीरें तो चल रही हैं सामने। इस वक्त कराची में, सिंध में ये जो आफत आई है, इसको इंसानी गफलत ने, इसको सियासी क़यादत की बदनीयती ने एक ऐसे जबरदस्त किस्म के अजाब में मुब्तला कर दिया, कन्वर्ट कर दिया है कि बताया नहीं जा सकता। वजीर आला उसमें ठंडे कमरों में, आलीशान कमरों में, मनपसंद अपने मर्जी के सहाफियों के साथ बैठ के मीठी मीठी प्रेस कॉन्फ्रेंस करने से कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। इस वक्त हालत यह है कि पीपल्स पार्टी के वुज़रा को अपने हलकों में एम्बैरेसमेंट का सामना है। मेरी किसी तगड़े आदमी से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के इनर सर्किल में बात हुई, मैंने जब उनसे पूछा तो उन्होंने कहा यार क्या पूछते हो, मुंह छुपाए बैठे हैं, इसलिए कि अगर गए तो कहीं कोई जूता ना मार दे, कोई चप्पल ना मार दे। वो तमाम इज्जत जो कमाई है बाप दादा के जमानों से, कोई वक्त है कि ये किसी भी वक्त उतार ली जाएगी। और आजकल सोशल मीडिया का दौर है, उसके बाद तुम लोग ही खबरें चलाओगे। अंदाजा कीजिए उसामा गाजी साहब, ये है वो जमहूरियत जिसे बेहतरीन इंतकाम का दर्जा देती है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी। ये है वो जमहूरियत जिसके सम्राट ये होते हैं कि हमारी गंदुम गोदामों में, सरकारी गोदामों में इन लोगों की बदइंतजामी की, इनकी बदनीयती की वजह से सड़ जाती है, लेकिन वो मंडियों तक नहीं पहुंचती, वो जाया हो जाती है, वो लोगों के, इन लोगों के बड़े बड़े पेटों की नजर हो जाती है। उसामा गाजी साहब, मैं आपको ये बताऊं, इस वक्त की अगर आप बात करें, आप सिंधी रोजनामे उठा करके देख लें, आप सिंधी जो लैंग्वेज के चैनल्स हैं वो उठा करके देख लें, उमूमी तौर पर आपको जो चीज मिलेगी वो ये कि सैलाब मुतासरीन के साथ फोटो सेशन करवाया जा रहा है। हुकूमती वुज़रा बशमूल मुराद अली शाह साहब, ज्यादातर तवज्जो उनकी इस वक्त सैलाब जदगान के साथ फोटो सेशन, मगर रिलीफ पर नहीं है। ये वो लोग हैं जिन्होंने कोरोना में महज 2.5 लाख राशन पहली वेव में बांटे थे और दुनिया भर से हमने भीख मांगी थी, दुनिया भर से, और उस भीख का सिर्फ चंद टका, मेरा ख्याल है, या चंद % कुछ लोगों तक पहुंचा, वो भी मुस्तहिकीन थे। इस बात पर भी मुझे शुबा है। मैं आपको ये बता दूं उसामा गाजी साहब, ये वो लोग हैं जो अपने पता नहीं कहां से, कौन से मस्कनों से उठ करके कराची आते हैं, यहां आकर के इनकी गाड़ियां हमारे सीनों पर चलती हैं बजाय कराची की सड़कों पर चलने के। ये यहां रहते हैं, मजे करते हैं और उसके बाद दोबारा जहां से आते हैं वही लौट जाते हैं। और इस वक्त सबसे बड़े शहर में डेंगू
सिंध में उमूमी तौर पर डेंगू की जो सूरत हाल है वो आपके सामने है। कोई बंदा बशर इस वक्त, बिलखुसूस वो एक आदमी जो बारिश में ट्वीट करने से नहीं चूकता, जिसका नाम है मुर्तजा वहाब, जो बिला वजह पीपल्स पार्टी की, हजरत बिलावल की और पता नहीं किस किस की जो है वो कहानियां, फर्जी कहानियां शेयर करता है हमसे, वो इस वक्त कहीं नजर नहीं आ रहा। आई स्वेयर अपॉन गॉड, मुझे खुदा वाहिद की कसम, कोई एक खबर दिखाइए, कोई एक कैमरा दिखाइए जो मुर्तजा वहाब को कवर कर रहा हो, इसलिए कि मुर्तजा वहाब कहां है किसी को नहीं पता। मुर्तजा वहाब सिर्फ एक्सप्लेन करते फिर रहे हैं कि वो जो कचरा के इलेक्ट्रिक की गाड़ियों में डालने का जो एक मुआहदा हुआ है, उस कचरे से कितना पैसा आएगा, और वो कचरा हम इसलिए ले रहे हैं वो पैसे, ताकि अगली जो एडमिनिस्ट्रेशन आए वो उसे अवाम की बहबूद पर खर्च कर सके। ये अवाम के मामे हैं, अवाम की जेब से पैसा निकाल करके और अगली हुकूमत के लिए ये लगाएंगे। लेकिन इस एक दौर में जब इनकी जो सो कॉल्ड जमहूरियत है वो हम पर मुसल्लत है, ये अवाम को रिलीफ के नाम पर रे भी नहीं देंगे, और फिर कहते हैं कि भुट्टो जिंदा है। भाई होगा सानू की, मेरा कोई थोड़ी कुछ लगता था, वो आपका लगता होगा, आप उसके नाम पे रोजी खा कमा रहे हो। मुझे अल्लाह ताला ने कहीं और से बाइज्जत रोजी दी है, अल्हम्दुलिल्लाह। मुझे ना झूठ बोलने की जरूरत है, ना खुशामद करने की, मुझे किसी चीज की जरूरत नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का दिया सब कुछ है। मगर भाई ये इस वक्त जो हो रहा है, जो आपकी नाक के नीचे, ये गवर्नेंस के नाम पे जो हो रहा है, ये तर्ज हुकूमत जमहूरियत नहीं है, ये जमहूरियत नहीं है। आपने 240 बसें चला दी, उन बसों को चलाने के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर मेरा मामा देगा? वो बसें पानी में चल रही हैं, वो बसें खराब हो रही हैं, उनमें से अक्सर के रूट्स कैंसिल हो रहे हैं, और ये बगले बजा रहे हैं कि जमहूरियत बेहतरीन इंतकाम है। केड़ा जमहूरियत जी, केड़ा जमहूरियत? अगर यही जमहूरियत है तो मैं लानत भेजता हूं ऐसी जमहूरियत पे। फिर मुझे ट्रू डिक्टेटरशिप की तलाश है। अल्लाह से दुआ है परवरदिगार कम से कम हमें वही अता कर दे। जी मेरे पास वक्त कम है, 1-2 मिनट है। मैं ये अर्ज करना चाह रहा हूँ नूर आरिफीन कि 14 साल से ज़्यादा हो गए मुसलसल पीपल्स पार्टी के इक़्तिदार को। शायद ये होगी इक़्तिदार का ख़तरा महसूस हो तो फिर आप डिलीवर करते हैं, यही है ना जमहूरियत तो यही होती है कि वरना लोग हमें रिजेक्ट कर देंगे। लेकिन जितने वडेरे या इलेक्टेबल्स हैं वो सारे तो पीपल्स पार्टी में, अब तो एमक्यूएम भी साथ है। अगर आप शहरी इलाकों के वोट बैंक की बात करेंगे तो शायद उनको खतरा नहीं है, या आपको इस दफ़ा लगता है कि ये घेराव की वजह से उनको लग रहा है कि शायद अब हमें काम करना पड़ेगा, 15 साल हो चले हैं, इससे पीछे जाएं तो कई दिहाइयों का इक़्तिदार है, तो अब हमें काम करके दिखाना होगा? नो एब्सोल्युटली नॉट। उसामा गाजी साहब, जब तक लल्लो चल रही है ना, ये आपकी जो जुबान है, ये जो आपका बज़ाहिर पहनावा है, मैंने आपको बताया था पीपल्स पार्टी की एक फ्लाइट यहीं इसी जगह, मैं जब कार पार्किंग में उनको छोड़ने के लिए गया प्रोग्राम के बाद, उन्होंने मुझसे कहा आरफीन तुम कुछ कर लो, जब तक मेरे साथ मेरी ये बोली है, यानी ये लैंग्वेज है, यानी सिंधी जुबान है, जब तक मेरे सर पे ये टोपी है, जब तक मैं इस अजरक में हूं, तुम कुछ नहीं कर सकते, तुम कुछ नहीं कर सकते। इसलिए कि ये इनका वो आड़ है, ये इनकी वो शेल्टर है, ये इनका वो कवर है, जिसको लेकर के ये प्रेस क्लब में बैठे हुए अपने टाउट्स के जरिए से, प्रेस कॉन्फ्रेंसों में अपने आप को बचाते हैं, जिसके जरिए से ये अपने लिए झूठी खबरें लगवाते हैं, जिसके जरिए से ये अपने इख्तिदार को दवाम देते हैं। मगर वो उसका नुकसान तो सिद्धियों को ही हो रहा है ना, वो भी तो अवाम जिसको नुकसान हो रहा है। प्रोग्राम देखने का बहुत बहुत शुक्रिया, दुआ में याद रखिएगा। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज़। अब पता चला। मैं हूं इमरान रियाज खान, अब आप मुझे देख पाएंगे सिर्फ बोल न्यूज़ पर। इमरान रियाज खान साहब जो है वो बोल फैमिली का हिस्सा बन गए हैं। बड़े अरसे बाद किसी चैनल ने हौसला किया है, तो मुझे ऐसा लगता था कि हमें बोलने की इजाजत नहीं मिलेगी, लेकिन बोल ने डिसाइड किया कि बोलने की इजाजत वो लेकर देंगे। मुझे बोल की एक चीज बहुत अच्छी लगी कि बोल ने कैटेगोरिकली कहा कि जो करना है करो, हमने अपना कोई बंदा नहीं निकालना। इमरान खान बोल के साथ जुम्मे से इतवार रात 10 बजे। सबसे ज्यादा व्यूज, सबसे ज्यादा रील्स और सबसे ज्यादा रेटिंग के साथ बोल अब भी नंबर 1 पोजीशन पर बरकरार। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक पर क्लिक कीजिए, सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।